हेलो भैया, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पना बताइए। गैस के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर बॉयल के नियम की व्याख्या कीजिए। तो बॉयल का नियम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बॉयल का नियम। ये क्या होता है बॉयल का नियम? तो बॉयल का नियम यहाँ पे देखेंगे कि नियत ताप पर गैस का दाब आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नियत ताप पर गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का दाब आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसे समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि गैस का दाब अगर P है तो क्या हो जाएगा, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ये। तो गैस का दाब P आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन कब? जब ताप यहाँ पे हम देखते हैं नियत रहे। जब ताप क्या रहे, नियत रहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P भी बराबर क्या हो जाएगा, नियत होगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पनाएं। अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पनाएं। तो अणुगतिक सिद्धांत की क्या परिकल्पनाएं हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि जो अणु है, ये गैस के सभी अणु जो हैं वह दृढ़ और एक जैसे अति सूक्ष्म होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे गैस के सभी अणु कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, एक जैसे, एक समान या एक जैसे, तथा अति सूक्ष्म होते हैं। तथा अति सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म होते हैं। और यहां पे देखते हैं कि अणु का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मानते हैं। तथा अणु का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अणु का आयतन गैस के आयतन की तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अब यहां पे देखेंगे अगली परिकल्पना। हमने देखा कि ये अणु सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। ये अणु सभी संभव वेग से सभी
संभव सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। और हम देखेंगे इनकी परिकल्पनाएं हैं, यहां पे हम लिखते हैं कि इनके अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर कैसी होती, प्रत्यास्थ होती है और इनमें गति ऊर्जा की हानि नहीं होती है। यहां पे लिखेंगे क्योंकि इन्हें हम पूर्णतः दृढ़ मानते हैं और ये जिस कारण जो टक्कर होता है प्रत्यास्थ टक्कर होता है। तो अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ होती है। अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ होती है, अतः इसमें गति ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अतः इसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है। और यहां पे हम देखेंगे अभी और अवधारणाएं हैं, उनको भी समझ लेते हैं। 5वां नंबर यहां पे देखें तो हम देखते हैं कि गैस के अणुओं का वितरण सभी जगह हम क्या मानते हैं, एक समान मानते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि गैस के अणुओं का जो वितरण है, गैस के अणुओं का वितरण सभी जगह एक समान रहता है। सभी जगह एक समान रहता है। मतलब हम ये मानते हैं कि अगर कोई गैस, मान लेते भी आयतन में कोई गैस है, तो हम ये मानते हैं कि सभी जो गैस के अणु सभी जगह एक समान वितरित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्थान पे ज्यादा और किसी स्थान पे कम रहे, हम सभी जगह एक समान मानते हैं। ठीक है, अपनी परिकल्पना में। और छठा हम देखते हैं कि गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैस के अणुओं पर और इनके मध्य अंतराणविक बल को भी हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। गैस के अणुओं के मध्य अंतराणविक बल नगण्य को गैस के मध्य अंतराणविक बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को हम नगण्य मानते हैं। गैस के अणुओं के मध्य अंतराणविक बल नगण्य, अंतराणविक बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य मानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य मानते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले भाग में हमें आदर्श या अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर हमें बॉयल के नियम की व्याख्या करना है। तो अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में दाब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में दाब
देखिए गैस में दाब P बराबर होता है 1/3। एक अणु का द्रव्यमान, अणुओं की संख्या अगर n है, और V RMS मतलब वर्ग माध्य मूल चाल का स्क्वायर बटा V होता है। V यहाँ पे आयतन है। अब ध्यान से देखिए V RMS क्या होता है। V RMS होता है √3RT/m। तो ध्यान से देखिए, अब दिए गैस के लिए m क्या है, अणुभार है। तो दिए गए गैस के लिए अणुभार हम मान लेते हैं, अगर गैस समान है, मान लेते हैं कि ये गैस है, तो इस गैस का अणुभार जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा। R सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है, और T यदि हम समान मानते हैं, यदि T समान रखें, तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दिए गए एक अणु का द्रव्यमान m है, अणुओं की संख्या कितनी है, n है, कुल अणुओं की संख्या n है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब आयतन जो है भी यहाँ पे हम मान लेते हैं दिए गए स्थिति के लिए आयतन भी है, और उस समय यहाँ पे दाब P हमें मिल रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बाकी परिस्थितियां, जैसे अगर हम दिए गए गैस के लिए एक अणु का द्रव्यमान हमें पता है समान ही रहेगा, क्योंकि गैस समान है। अणुओं की संख्या यहाँ पे हम क्या मानते हैं, समान मानते हैं, क्योंकि गैस वहाँ पे नियत मात्रा में है। जो भी मात्रा, उस मात्रा में हम कह सकते हैं अणुओं की संख्या समान रहेगी। और R सभी आदर्श गैस के लिए समान है, तो यहाँ पे तो हम देखेंगे कि पहले से ही M, N, R और कैपिटल M ये नियत बना हुआ है, क्योंकि गैस समान है तो ये नियत रहेगा। और T हम नियत रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि VRMS भी नियत हो जाएगा, क्योंकि R और M ये नियत है, तो T नियत रखने पर VRMS भी नियत हो जाएगा। और VRMS भी अगर नियत हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि T समान रखते हैं तो VRMS ये भी नियत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी राशियां नियत हो गई। तो P किस पे निर्भर कर रहा है, अब आयतन पे। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि P समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाएगा, और इस तरह से हम इसे P भी बराबर हम लिख सकते हैं कि नियत रहेगा। ये हमने कब निकाला, जब हमने T को नियत रखा और गैस समान है। समान गैस के लिए हमने देखा यदि हम T नियत रखते हैं तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसी को हम कहते हैं बॉयल का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहलाता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।